हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उमा हरिद्वाल और आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 7। ठीक है, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स। आज हम क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके पहले हमने टाइप्स किया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें मैंने आपको पूरे टाइप सिखाए थे। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, कस्टम यूनियन, फिस्कल यूनियन, मॉनेटरी यूनियन। ठीक है, अभी हम जो करने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों क्यों इंटीग्रेशन किया जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो जुड़ना। जब बहुत सारी कंट्री एक साथ में आके यूनियन बना देती है, जिसमें वो लोग कॉमन मार्केट शेयर करती है, कॉमन रूल शेयर होते हैं, फिर कॉमन पॉलिसीज़ होती है, कॉमन करेंसीज होता है। ठीक है, तो ये ऐसा किया क्यों जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो आज का हमारा लेक्चर उसी पे ही है। ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इनको है ना वेलफेयर इंक्रीज करना होता है। ये यूनियन बनाने के पीछे रीज़न ये होता है कि पीपल की भलाई के लिए। वेलफेयर का मतलब होता है लोगों की भलाई के लिए, लोगों का सोच के हम ये यूनियन बनाते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द रीजन। जो भी उस रीजन में लोग हैं उनकी भलाई के लिए ये इंटीग्रेशन होता है, ताकि उनको और ऑप्शंस मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, वो लोग को भी पैसा कमाने का मौका मिले, वो लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री वीज़ा फ्री घूम सके। तो बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं इंटीग्रेशन के। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स के। तो ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है एम, कि क्यों इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के क्यों इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट साइज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बढ़ाता है। ओके, पहले समझो फॉर एग्जांपल एक कंट्री, एक अकेली कंट्री है जो ट्रेडिंग कर रही है, जिनका एक मार्केट साइज है। लेकिन जैसे ही वो कंट्री 4-5 कंट्री के साथ एक टीम बन गई, एक यूनियन बन गई, तो ऑटोमेटिकली उनका मार्केट साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऑटोमेटिकली वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो गई, करेंसी वाइज भी स्ट्रॉन्ग हो गई, उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, वहाँ के लोग भी अच्छा कमाएंगे, वो लोग अच्छे से माइग्रेशन कर सकते फ्री में, और उनके इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी एक्सपांड होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है जहाँ पे कम खर्चे में, कम कॉस्ट में आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यूनियन बनाने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हमें अपने मार्केट साइज को क्या करना है? एक्सपांड करना है। इट्स लाइक मर्जर। दो कंट्री मर्ज की होती है क्योंकि उनको अपनी कंपनी को क्या करना है? एक्सपांड करना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाना है, इसके लिए मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक्सपांड करना है मार्केट साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, सेकेंड रीजन पे आते हैं, इसमें ना एग्जाम्पल भी दिया है बच्चों नाफ्टा का। नाफ्टा करके एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनाया था, जिसके अंदर देखो कौन कौन से कंट्रीज़ है? यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज़ है बच्चों? यूनाइटेड स्टेट्स, फिर कनाडा, मेक्सिको। ये 3 कंट्री एक साथ में आई थी नाफ्टा में 1994 में। और जैसे ही ये नाफ्टा बना था तो इन लोगों का जो ये रीजनल ट्रेड है वो कितना बड़ा था? फ्रॉम अबाउट 290 बिलियन 93 से टू मोर देन 1.1 ट्रिलियन हो गया था। मार्केट साइज देखो कितना बढ़ गया था, इनका ट्रेडिंग कितना बढ़ गया था। कहाँ $290 बिलियन था, वो चेंज होके कितना हो गया? $1.1 ट्रिलियन 2016 में। तो ये किसके वजह से हुआ? मार्केट साइज, ये इसके वजह से हुआ, यूनियन के वजह से हुआ, क्योंकि नाफ्टा का एक ट्रेड अग्रीमेंट बन गया जिसके अंदर ये सारे कंट्रीज, ये तीनों कंट्री अपने अपने में इंडिविजुअली भी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिविजुअली स्ट्रॉन्ग होके साथ में आ गए तो ये तो बेस्ट हो गया एकदम। इट्स लाइक एक मूवी बन रही है जिसमें 3 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ही फेमस हीरो एक साथ में आ गए, तो मूवी तो सुपर डुपर हिट होने वाली है वैसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का, ट्रेड कॉस्ट अपना कम हो जाता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे हमने एग्जांपल पढ़ा कि 3 कंट्री एक साथ में आ गई और एक मेंबर बन गई नाफ्टा की। उससे क्या हुआ ना, अभी ये तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ कॉमन मार्केट शेयर करेंगे। तो कॉमन मार्केट शेयर करने से क्या होगा? ये लोग एक दूसरे के साथ टैरिफ नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, या फिर नो टैक्स रहेगा या एकदम कम टैरिफ के बैरियर्स रहेंगे। तो खर्चा बच गया ना,
प्रोडक्ट का प्राइस अभी हाई नहीं रहेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट हाई नहीं रहेगा, और कंज्यूमर को भी, वहाँ के लोगों को भी सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, तो ट्रेड कॉस्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट। मेन यूनियन बनाने का मेन रीज़न क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूएस में जो लोग हैं, यूएस है, मैक्सिको, कनाडा, ठीक है, तो कनाडा के लोगों को समझो कनाडा से शिफ्ट होके किधर और जॉब करना है, यूएस में समझो बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, तो वहाँ के लोग, कनाडा के लोग यूएस आके जॉब कर सकते हैं, ठीक है, वो लोग वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हैं क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये लोग एक साथ में ट्रेड अग्रीमेंट में आ गए, ठीक है। वैसे ही जैसे यूरोपियन यूनियन करके एक यूनियन बना है, उसमें भी सेम है, उसमें जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ आते हैं उस यूनियन में, वो लोग एक दूसरे के साथ आराम से, है ना, एक कंट्री दूसरे कंट्री जा सकती है, वहाँ पे जॉब कर सकती है, वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा। तो ये जो यूनियंस होते हैं, ये जो इंटेग्रेट होता है ना, इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंपटीशन भी बढ़ जाता है इससे, ठीक है, जब कंट्रीज इंटेग्रेट हो रही है तो हम स्ट्रॉन्ग बन गए, तो स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं तो हमारे कंपटीशन में भी हमें क्या होगा, बहुत एफिशिएंसी मिलेगी, है ना, हम compete कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हमारा कंपटीशन होता है फिर, और इससे हमारी क्वालिटी, हमारा रेप्यूटेशन, हमारी गुडविल, सब कुछ इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो कितने पॉइंट्स हो गए, 4। सबसे पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले क्या है बच्चों कि एक्सपांशन होता है मार्केट साइज और इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। दूसरा क्या है, ट्रेड कॉस्ट कम होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, फिर कंपटीशन बढ़ता है क्योंकि इनोवेशन लेके आते हैं बहुत सारे, ठीक है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब, एफिशिएंसी कब होती है, जब देर इज़ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर कोई कॉस्ट नहीं है, तो फ्री गुड्स होगा, फ्री मूवमेंट होंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो इससे क्या होगा, इससे अपना एफिशिएंसी और बढ़ेगा। कम कॉस्ट है तो हम और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ काम करेंगे, हम और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी, है ना, ओवरऑल सारे कंट्रीज जो भी उस अग्रीमेंट के पार्ट है वो सब में सबको फ़ायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, वाइडर चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। हमारी कंट्री आइसोलेटेड कंट्री नहीं रहेगी, इसमें हम एक अग्रीमेंट का पार्ट है, तो हम जिनके भी साथ अग्रीमेंट बनाए हैं तो उनके गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री में आएंगे, हमारे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज उनके कंट्री में जाएंगे, तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज के वाइडर चॉइस रहेंगे, ठीक है। अपने पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, जैसे है ना अपने पास ऑप्शंस नाइकी, पूमा, एडिडास, ये सब चॉइसेस किसके वजह से, क्योंकि हम सब उस कंट्रीज़ के साथ अग्रीमेंट बनाते हैं, तो अग्रीमेंट बनाने के वजह से गुड्स एंड सर्विसेज भी क्या होते हैं, शेयर होते हैं, हमारे गुड्स उनके यहाँ पे जाते हैं, उनके गुड्स हमारे यहाँ पे जाते हैं, तो कंज्यूमर्स को चॉइसेस मिलते हैं, बहुत सारे वाइडर चॉइसेस मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होता है। अग्रीमेंट साइनिंग और इंटीग्रेशन के वजह से एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है, टेक्नोलॉजी शेयर होता है ना। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री लेट्स से फॉर एग्जांपल जापान के साथ या कोई और ऐसे कंट्री के साथ अग्रीमेंट साइन कर रही है और वो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में क्या होगी, शेयर होगी। हमारी कंट्री समझो एग्रीकल्चरल गुड्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे एग्रीकल्चरल गुड्स उनके साथ क्या होंगे, शेयर होंगे। शेयर मतलब फ्री में नहीं, एक वैसे फ्री ट्रेड होगा, लाइक विदाउट एनी बैरियर्स, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो क्या होगा, उससे क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट होगा, करते हैं ना बहुत सारे, अंबानी की कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, ये लोग सब कितने फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो अग्रीमेंट्स की वजह से। वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ के बिजनेसमैन भी इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इंटीग्रेशन के वजह से, WTO के वजह से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के वजह से ये सब होता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा उतना ज़्यादा कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ती है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, है ना, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, नेटवर्क,
बहुत कुछ चीज़ें डेवलप होने लगती है ना, फॉरेन बैंक्स आने लग जाएंगे, ठीक है, फिर फॉरेन के जो हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, फॉरेन के जो अलग अलग फ्रेंचाइजी है वो सब यहाँ पे ओपन होने लग जाएगी, क्योंकि उनके साथ हमारा एक ट्रीटी साइन हो गया है, एक अग्रीमेंट साइन हो गया है। तो इससे क्या होगा, इससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। और साथ ही में जो लास्ट पॉइंट है वो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो इससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल ग्राउंड्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है, एक कोऑपरेशन रहेगा। कोऑपरेशन का मतलब होता है तालमेल रहेगा, है ना, फाइट नहीं होगा, एक प्रॉपर तालमेल रहेगा। हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं और उनकी कंट्री की जो गवर्नमेंट रहेगी, उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, एक प्रॉपर अग्रीमेंट रहेगा, प्रॉपर ट्रेडिंग होगा, फ्री ट्रेड होगा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो ये तो अच्छी बात है। तो उससे क्या है, नो कॉन्फ्लिक्ट नो वॉर, और सब साथ में एज ए टीम वर्क क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चों ऑब्जेक्टिव्स है फिर ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के। तो टोटल 10 पॉइंट्स है, 7-8 मार्क के लिए आता है, तो आपको पूरा 10 पॉइंट्स पढ़ना ही पड़ेगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे बच्चों, सबसे पहले है एक्सपांशन ऑफ मार्केट साइज एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है रिडक्शन इन ट्रेड कॉस्ट, ट्रेड कॉस्ट कम हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, एफिशिएंसी, ठीक है। फिर क्या होता है, अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज के वाइडर चॉइसेस होते हैं। फिर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टेक्नोलॉजी शेयर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ओके, सो आई होप आपको समझा होगा ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। देखो, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, अगर कोई चीज़ का एडवांटेज है तो किसी चीज़ का डिसएडवांटेज भी है। तो ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस के कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये होता है ना कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा बिटवीन रीजनलिज्म एंड मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म सब कंट्रीज़ पे फोकस करता है कि सारे कंट्री एक साथ में आ जाओ और एक कॉमन मार्केट शेयर करो, कॉमन मार्केट एज इन फ्री ट्रेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। लेकिन जो रीजनलिज्म होता है ना, वो ट्रेडिंग ब्लॉक क्रिएट करता है। वो क्या करता है कि आजू बाजू के उनके कंट्रीज़ को एक साथ में लाके वो लोग एक यूनियन बना देते हैं। तो वो यूनियन अपने साथ तो अपने बीच में तो वो लोग क्या करेंगे, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, ट्रेडिंग एकदम प्रॉपर करेंगे। लेकिन जो अदर मेंबर नेशंस होंगे ना, नॉन मेंबर, उनके साथ वो लोग बैरियर्स लगाएंगे, उनके साथ उनकी पॉलिसीज़ ये सब एकदम अलग रहेगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है इंटीग्रेशन। दूसरा, लॉस ऑफ सॉवरिटी। लॉस ऑफ सॉवरिटी का मतलब क्या होता है कि जब पॉलिसीज़ अलाइन हो रही है, जब दोनों कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस अलाइन होते हैं ना, तो हम अपने कंट्री के जो कल्चर होते हैं, अपने कंट्री के जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है कंट्री का, वो कहीं ना कहीं दूसरे कंट्री के साथ मिक्स हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर के जो मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ जो कंट्री के जो कुछ होते रहेंगे, वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्योंकि शेयर हो रही है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड लोकल कंसर्न, जितना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को उसमें क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, क्योंकि फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को और ज़्यादा compete करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के साथ, तो उससे और थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और लास्ट है, सेकेंड लास्ट है इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस। हम फिर दूसरे कंट्री पे फुल तरह से डिपेंडेंट हो जाएंगे। लेट्स से फॉर, जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि जब फ्री ट्रेड रहता है ना, जब हम दूसरे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम दूसरे कंट्री के गुड्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एकदम ओवर डिपेंड हो जाते हैं। हम अपने कंट्री में फिर कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं करते, तो हमारे कंट्री की जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं ना फिर, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही इंटरडिपेंडेंस हो जाता है, तो खुद मैन्युफैक्चरिंग अपना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और लास्ट जो डिसएडवांटेज है बच्चों, वो है ट्रेड डाइवर्जन। मतलब मेंबर्स ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक में डाइवर्ट ट्रेड अवे फ्रॉम नॉन मेंबर्स इन ऑर्डर टू एनकरेज ट्रेड बिटवीन द मेंबर्स इवन इफ इट इज़ इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। ऐसे गुड्स का भी ट्रेडिंग होने लग जाता है जो कंट्री के लिए डिसएडवांटेजेस है,
ऐसे गुड्स का भी क्या होगा, ट्रेडिंग होने लग जाएगा, ऐसे गुड्स भी हम अलाउ करने लग जाएंगे। जैसे आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना रहेगा, ओके, उसमें जो एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कंपनी, वो कंपनी में फॉरेन की कंपनी थी और ये क्यों अपने कंट्री में आ पाई, ड्यू टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, वो अग्रीमेंट के वजह से वो इंडिया में थी। और उसके वजह से आपको पता रहेगा कि गैस लीक हुआ था और कंट्री में बहुत सारे लोग, उधर भोपाल में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो ये क्या होता है ना कि अगर समझो हमारा एक अग्रीमेंट साइन होता है तो हम बहुत हैवी केमिकल वाली चीज़ें भी कंट्री में अलाउ कर देते हैं ड्यू टू अर्निंग, क्योंकि हमें पैसा कमाना है। तो ये सब भी कभी ना कभी डिसएडवांटेज हो जाता है, ठीक है। सो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स और डिसएडवांटेज, जिसके वजह से कंट्री में इंटीग्रेशन अच्छा भी है, उसके अच्छाई तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छाई क्या क्या है कि वाइडर चॉइस है, टेक्नोलॉजी शेयर होता है, इन्वेस्टमेंट शेयर होता है ना, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होते हैं, है ना, एक ब्रदरहुड वाला नेचर हो जाता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स होता है। रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना, हमारे रिटर्न्स बढ़ते हैं, हम लोग का मार्केट साइज़ बढ़ता है। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। सो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स और डिसएडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। अभी तक हमने क्या क्या सीखा बच्चों? अभी तक हमने सबसे पहले सीखा कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता क्या है, फिर हमने सीखा कि उसके टाइप्स क्या है, एंड देन हमने सीखा कि उसके ऑब्जेक्टिव्स और उसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। ओके, सो आज हम लोग एक लास्ट टॉपिक कवर करेंगे जो है यूरोपियन यूनियन के बारे में, कि यूरोपियन यूनियन आखिर होता क्या है। ये आपको शॉर्ट नोट्स में आएगा बच्चों कि व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन एंड ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का कॉन्सेप्ट हम आज कवर नहीं करेंगे, आज हम लोग यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट कवर करेंगे जो आपको शॉर्ट नोट्स में आता है। यूरोपियन यूनियन क्या है? जैसे कि आपको पता है कि यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है ना। सो यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज़ है ना, बहुत सारे कंट्रीज़ आप देखेंगे आप जब मैप में जाएंगे तो। अब यूरोपियन यूनियन क्या होता है? यूरोपियन यूनियन क्या होता है ना कि जिसमें यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ एक साथ में एक यूनियन बना देते हैं और फिर यूनियन में उनका एक कॉमन मार्केट होगा, उनकी करेंसी सेम रहेगी, वो लोगों का जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कॉमन रहेगा, कॉमन मार्केट रहेगा, सब कुछ एकदम उनका कॉमन हो जाएगा। वो यूरोपियन यूनियन में ऐसा होता है और ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख सकते हो यूरोपियन यूनियन क्या होता है ना, इसके अंदर 28 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इज़ अ ग्रुप ऑफ 28 कंट्रीज़, ठीक है। यूरोप की ही 28 कंट्रीज़ है जो इस ग्रुप में आती है, जो ऑपरेट करती है एज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन। मतलब इनकी करेंसी सेम है और गवर्नमेंट जो टैक्स रेट्स बनाती है, बजट बनाती है, वो सब कुछ इनका एक कॉमन रहेगा, ठीक है। इट एनकम्पासेस एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट, इसके अंदर टोटल मिला के 513 मिलियन के पॉपुलेशन है, कंट्रीज़ मिला के, हाँ, जो 7.3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को कवर करता है। अब इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं देखो, द मेंबर नेशंस ऑफ EU आर ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये प्रेजेंट डेटा है। इसके अंदर आप UK का नाम अभी नहीं है, UK अभी EU का पार्ट नहीं है। प्रेजेंट डेटा के हिसाब से यूनाइटेड किंगडम EU के इधर से निकल चुका है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे। तो देखो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, क्रोएशिया, सिप्रस, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लैटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नेदरलैंड, पोलैंड, पोर्चुगल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन एंड यूनाइटेड किंगडम्स। ये सारे कंट्रीज़ उस यूरोप यूनियन के क्या है, मेंबर्स हैं, ठीक है। अब इसके हिस्ट्री पे आते हैं थोड़ा। 1951 में, ठीक है, यूरोपियन कोल एंड स्टील की कम्युनिटी थी, ठीक है, साथ साथ में आप इसको याद भी करते जाओ, ठीक है। 1951 की बात है, किसकी कम्युनिटी थी बच्चों? यूरोपियन कोल एंड स्टील की कम्युनिटी थी जो एस्टेब्लिश हुई थी
एस्टेब्लिश की गई थी, जिसमें 6 मेंबर्स थे, 6 कंट्रीज़ मतलब थे जो एक साथ में इस कम्युनिटी में आए थे। वो 6 कंट्रीज़ का नाम क्या है? बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस, इटली एंड नेदरलैंड। ठीक है। फिर 1957 में 6 मेंबर ने एक ट्रीटी साइन किया, ट्रीटी ऑफ रोम। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्रिएट किया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है। 1951 में तो पहले सिर्फ कौन सी कम्युनिटी थी? कोल की, स्टील की कम्युनिटी थी। फिर 1957 में स्टील के साथ ये जो ट्रीटी ऑफ रोम, हाँ ये नाम याद रखना है आपको, रोम में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसमें इन्होंने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इकोनॉमिक मतलब करेंसीज कॉमन शेयर होगी इन लोगों की, और इसके अलावा यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी बना। ठीक है, और इसको नाम दे दिया EEC, EEC। ठीक है, तो ये जो मेंबर्स था इनका एम था, ये क्यों बनाया गया था? ताकि इसके अंदर जितने भी कंट्रीज़ होंगे वो एक दूसरे के साथ ट्रेड बैरियर्स नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या रहेगा? इनके बैरियर्स नहीं रहेंगे। ठीक है, सो मेंबर्स एम टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स बिटवीन देम एंड फॉर्म अ कॉमन मार्केट, एक कॉमन मार्केट शेयर करना था। तो कितने कंट्रीज थे पहले इसमें? 6 कंट्रीज थे यूरोप के। फिर 1967 में द इंस्टीट्यूशंस ऑफ 3 यूरोपियन कम्युनिटीज़ वर मर्ज्ड। फिर इसके अंदर और 3 इंस्टीट्यूशंस मर्ज हो गए थे यूरोपियन कम्युनिटी में, ताकि एक सिंगल कमीशन, सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड यूरोपियन पार्लियामेंट बने। ये तीनों इंस्टीट्यूशंस एक साथ में आ गए थे। इसमें क्या क्या रहेगा बच्चों? सिंगल कमीशन, सिंगल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सबके लिए कॉमन मिनिस्टर्स रहेगा, कॉमन पार्लियामेंट भी रहेगा। ठीक है, फिर वापस से 1993 में ट्रीटी ऑफ मैस्ट्रिक्ट साइन हुआ था, तो साइन किया था टू क्रिएट यूरोपियन यूनियन। मतलब 1993 के पहले भी कुछ तो यूनियन था, लेकिन वो सिर्फ 6 कंट्रीज़ का यूनियन था, जिसमें सिर्फ पहले तो इकोनॉमिक यूनियन था, फिर धीरे धीरे इनका पार्लियामेंट, इनका सब कुछ कॉमन होने लगा। फिर 1993 में इन्होंने एक यूरोपियन यूनियन ही फॉर्म कर दिया। ठीक है, एंड मेकिंग वे फॉर अ मॉनेटरी यूनियन, जिसमें मॉनेटरी यूनियन भी आ गया। मतलब अब करेंसी भी इनकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, तो फिर 2002 में सिंगल करेंसी लेकर आए ये लोग, यूरो। मतलब जो भी इस यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहेगा वो सारे कंट्रीज़ में यूरो चलेगा। कौन सा करेंसी चलेगा? यूरो। ठीक है, रिप्लेस द नेशनल करेंसीज ऑफ 12 मेंबर नेशंस। 12, फिर इसके अंदर और 6 के बाद और 6 आ गए थे, तो ऐसे 12 मेंबर नेशंस थे। तो वो 12 मेंबर कंट्रीज़ के एक ही करेंसी यूज़ होती थी कंट्री में, जो कि था यूरो, और उनके जो भी नेशनल करेंसी थे वो सब निकल गए थे। हम कौन सा यूज़ करते थे? फिर इसमें यूरो यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है? 2004 में 10 कंट्री और ऐड हुई है ना, यूनियन में ज्वाइन हुए। फिर 2007 में बल्गेरिया एंड रोमानिया ज्वाइन हुई। ठीक है, फिर मेंबरशिप हुआ टू 27। लास्ट कंट्री जो 2013 में ज्वाइन हुई थी वो था क्रोएशिया। ठीक है, तो ऐसे करके 28 कंट्रीज से यूरोपियन यूनियन बना, जिसमें सेम मॉनेटरी यूनियन था, फिस्कल यूनियन था गवर्नमेंट का, और इकोनॉमिक यूनियन था। मतलब टैक्स रेट्स, बजट्स और सब कुछ एकदम सबके क्या रहेंगे? कॉमन रहेंगे। ठीक है, अब ये यूनियन काम कैसे करता है? ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला कि इनका सिंगल मार्केट रहेगा, इनका सिस्टम पूरा कॉमन रहेगा, इनके लॉ पूरे कॉमन रहेंगे। मतलब जितने भी कंट्रीज़ इस यूरोपियन यूनियन में आते हैं ना, वो एक कॉमन मार्केट क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक है, तो 28 मेंबर्स है, मतलब इनके गुड्स, कैपिटल, लेबर सब कुछ एकदम फ्रीली क्या करेंगे? मूव करेंगे। ठीक है, फिर आगे आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ से with exceptions Iceland, Liechtenstein and Norway through the agreement on European Economic Area and to Switzerland through bilateral treaties. ठीक है, the market is expected to encourage increased competition
इंक्रीज स्पेशलाइजेशन, ये सब क्यों किया गया था? वही सब जो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ाए ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव करना था, इसके लिए ये कॉमन मार्केट बनाया गया। ओके, आई होप आपको यहाँ तक ये पूरा समझा होगा। ठीक है, अब ये जो सिंगल मार्केट है इसको कंट्रोल कौन करता है? अभी कोई तो चाहिए ना जो इस पूरे यूरोपियन यूनियन को गवर्न करे, तो इनको गवर्न करते हैं ट्रीटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन, TFEU, ट्रीटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब इससे, इस यूरोपियन यूनियन से जितने भी कंट्रीज थे इस यूरोपियन यूनियन में, उनको 4 फ्रीडम मिली। उनको कितने फ्रीडम मिले बच्चों? 4 फ्रीडम मिली इस यूनियन को बना के। वो 4 फ्रीडम क्या था? कि फ्रीली गुड्स मूव हो रहा था विदाउट टैक्सेस। हम इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री क्या कर पा रहे थे? ये कंट्रीज इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पा रहे थे बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। फ्रीली मूव हो रहा था, कोई टैरिफ नहीं लग रहा था, कोई टैक्सेस नहीं लग रहा था। हर एक लोगों को दूसरे जो भी इस मेंबर नेशन के गुड्स थे वो फ्रीली मूव हो रहे थे। सर्विसेज फ्रीली मूव हो रहा था, कैपिटल मूव हो रहा था, इन्वेस्टमेंट फ्रीली मूव हो रहा था विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, फ्रीडम टू एस्टैब्लिश एंड प्रोवाइड सर्विसेज। और चौथा फ्रीडम क्या है यहाँ पे? फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। एक पर्सन दूसरे कंट्री में, लाइक अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकता है जो भी इस यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, विदाउट एनी वीज़ा, जिसमें आपको वीज़ा भी नहीं लगेगा। समझ में आया? तो ये 4 फ्रीडम मिले थे बिकॉज ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन। ठीक है, कौन कौन से फ्रीडम? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, फ्री मूवमेंट एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ कैपिटल, फ्री मूवमेंट ऑफ पर्सन। ठीक है, कौन कौन सा फ्रीडम था बच्चों इसमें? गुड्स का फ्रीडम था, तो गुड्स को लिख देते हैं G, सर्विसेज का था, पर्सन का था और कैपिटल का था। ठीक है, तो GPS C, गुड्स, पर्सन, सर्विसेज और कैपिटल, ये 4 फ्रीडम यूरोपियन यूनियन से मिला। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे आपका यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है बच्चों। आपको ये आंसर यहाँ तक ही पढ़ना है, फ्री मूवमेंट ऑफ यहाँ तक, पर्सन तक। उसके नीचे का आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये पूरा क्राइसिस और ब्रेग्जिट के बारे में है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी। ठीक है, सो आई होप आज का लेक्चर आपको पूरा समझा होगा। आज हमने ऑब्जेक्टिव्स किया है और साथ ही में यूरोपियन यूनियन क्या होता है उसके बारे में सीखा है। ओके, सो थैंक यू सो मच।